हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवगीता कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन। जो सेट्स वाला हमने इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन पढ़ा था, उसी की एक्सरसाइज का जो है सॉल्यूशन लेके आए हैं और उस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक्सरसाइज में दे रखा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। आपको कुछ कलेक्शन दे रखे हैं और इसमें से ये चूज़ करके बताना कि इनमें से कौन सा सेट है। जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है आपको कि क्यों ये सेट है और क्यों ये सेट नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें पहली वाली जो बात बोली है, इसने बोला है द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले मंथ जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो भाई तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है, जनवरी हो सकता है, ठीक है, जून हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, जुलाई हो सकता है, और कोई है जो मंथ जो है जैसे स्टार्ट होता हो। मुझे तो केवल यही 3 दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे ये 3 दिखाई दिए। आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोगों को भी जो है यही 3 दिखाई देंगे, है ना। बाकी कोई और से पूछेंगे तो वो भी यही 3 नाम बताएगा। तो हर किसी के हिसाब से एक ही टाइप का कलेक्शन आ रहा है ना, तो इस टाइप के कलेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे थे, वेल डिफाइंड कलेक्शन। और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है उसे हम लोग सेट बोलते थे। इसका मतलब ये जो है आपका सेट है, ठीक है। अब दूसरे वाले पोर्शन में क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब भाई मोस्ट टैलेंटेड के बारे में अगर बात करें तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। किसी को कोई मोस्ट टैलेंटेड लगेगा, किसी को कोई मोस्ट टैलेंटेड लगेगा। हर किसी के हिसाब से जो है अलग अलग आंसर आ रहे होंगे, सेम नहीं होगा। तो ये जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है आपका नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, आपका सेट नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ सेट, क्रॉस लगाई दे रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद थर्ड वाले में क्या कर रहे हैं, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी जो है आपका जो है कि 11 बेस्ट क्रिकेट के जो बैट्समैन हैं उनका कलेक्शन बनाना है, टीम बनानी है उनकी एक ऐसी। तो ये भी जो है पॉसिबल नहीं है। किसी के हिसाब से कोई अच्छा होगा, किसी के हिसाब से कोई अच्छा होगा। और चौथे वाले पोर्शन में क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास में जो बॉयज़ का कलेक्शन है वो क्या है, वो सेट है या नहीं है। तो भाई बॉयज़ का कलेक्शन क्या होगा, एक सेट होगा, है ना, क्योंकि सिर्फ बॉयज़ की बात कर रहा है और आपकी क्लास की बात कर रहा है, तो वो जो है हर किसी के हिसाब से सही जाएगा। फिर कह रहा था कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो भाई नेचुरल नंबर जो 100 से कम हो वो हर किसी के हिसाब से क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर 1 to जो है 99 तक सब कोई लिख देगा। तो 1 से लेके 99 तक मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों से पूछा जाएगा आप लोग भी 1 से 99 तक ही बोलेंगे, किसी और से पूछा जाएगा वो भी इतना ही बोलेगा। तो इट इज़ अ सेट। इसके बाद जो है आपको दे रखा है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय प्रेमचंद। तो भाई प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल लिखी है उनका कलेक्शन, तो वो भी एक सेट होगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि अलग अलग होंगे। अगर आपको नॉवेल्स की नॉलेज होगी तो आप उनकी सारी नॉवेल्स को लिख पाएंगे जितनी भी लिखी थी, है ना। तो वो एक सेट होगा। तो ये भी जो है एक सेट होगा, क्योंकि नॉवेल्स तो बहुत सारी, लेकिन प्रेमचंद की उसने जस्टिफाई कर दिया है। तो सिर्फ प्रेमचंद की नॉवेल का कलेक्शन बताना है और वो हर किसी के हिसाब से सही होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग जो है पहचान पा रहे हैं कि कौन सेट है इनमें से, कौन नहीं है। बस केवल हमको ये ध्यान रखना है कि इनमें से जो है वेल डिफाइंड का मतलब जो हर किसी के हिसाब से सेम हो। तो कौन हर किसी के हिसाब से सेम है और कौन नहीं है, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो है हम लोग को सेट और सेट है या नहीं है ये चीज़ जो है पहचान करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट आपसे क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स जो है ये आपका सेट है या नहीं। तो भाई जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उनके कलेक्शन के लिए बात करेंगे तो हर किसी के हिसाब से सेम आंसर आएगा
इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा, सेट होगा। ठीक है। फिर इसके बाद 8 में क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो चैप्टर जो चल रहा है हमारा, इसके अंदर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो हर किसी के हिसाब से वो भी सेम आने वाला है, तो इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे, ये भी एक सेट होगा। 9th वाले में क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर जो होंगे उनका कलेक्शन। तो भाई इस कलेक्शन में जो है वेरिएशन आ जाएगा, है ना। जैसे अगर हम बात करें तो हर किसी के हिसाब से जो होगा डेंजरस एनिमल अलग होगा। किसी को सांप से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो किसी को सांप से डर नहीं लगता, हाथ में लेके घूमता है। तो किसी के हिसाब से तो सांप डेंजरस एनिमल हो गया कि नहीं, मोस्ट डेंजरस में भी आ जाएगा। और किसी के हिसाब से वो खेलने का खिलौना बन गया, खिलौना भी नहीं तो कम से कम हाथ में लेके जो है क्या नाम है वो घूम रहा है ना, तो वो उससे डर कम रहा है। तो ये जो वेरिएशन आ जाते हैं, ये वेरिएशन जो है बता देते हैं कि ये सेट नहीं है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो सीट होगी, ये वाला जो मतलब कलेक्शन होगा, ये कलेक्शन आपका सेट नहीं होगा। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है सेट ए आपको दे रखा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, या तो बिलोंग्स टू या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू के सिंबल लगाने इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये जो ब्लैंक स्पेस दे रखी है आपको इनके बीच में, ठीक है ना। तो बिलोंग्स टू का मतलब तो हमको पता ही है। अब देखो ज़रा, ये 5 जो है ए से बिलोंग कर रहा है नहीं, तो सेट ए के एलिमेंट में निगाह दौड़ाओ, वहाँ पे 5 है कि नहीं। अगर 5 है तो वो बिलोंग्स टू होगा, अगर नहीं होता तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 8 दे रखा है क्या, इस पूरे में नहीं दे रखा है, तो 8 जो होगा डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। क्या 0 है इस पूरे कलेक्शन में, 0 भी नहीं दे रखा है, तो ये से भी हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। 4 लाई कर रहा है क्या, 4 तो लाई कर रहा है, इसका मतलब 4 जो होगा बिलोंग्स टू हो जाएगा। इसके बाद 2 लाई कर रहा है यहाँ पे, ये रहा 2, तो ये भी आपका जो है बिलोंग्स टू हो जाएगा। और फिर 10 इस कलेक्शन में नहीं दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इस टाइप से जो है हम लोग जो है डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन बिलोंग्स टू है और कौन डज नॉट बिलोंग्स टू है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उन इन्फॉर्मेशंस को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहा है। कह रहा है कि ए कोई एक ऐसा सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड वो जो इंटीजर है वो -3 और 7 के बीच में लाई कर रहा है। तो -3 और 7 से बीच में जितने भी इंटीजर हैं वो सारे इंटीजर्स को लिखना होगा। किस फॉर्म में लिखना है हमें, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या था एलिमेंट्स को, कि हम लोग जो है ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट्स दिखते थे उन्हें कॉमा लगा के सेपरेट कर देते थे। जितने भी एलिमेंट आएंगे वो आपकी रोस्टर फॉर्म होती थी। तो उस रोस्टर फॉर्म में देखो -3 या इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब -3 इंक्लूडेड होगा। फिर -2 -1 0 फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो कलेक्शन है ये आपके इस सेट को जो है रोस्टर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है कि ये नेचुरल नंबर से लेस देन 6। तो भाई साहब सेट बी में 6 से छोटे नेचुरल नंबर लिख दो। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 और 5, 6 से छोटा चाहिए। लेस देन इक्वल टू बोलता तो फिर हम यहाँ पे 6 लिखते, लेकिन अभी सिर्फ लेस देन 6 है, मतलब 6 से छोटे की बात कर रहा है, इसलिए 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे हम लोग। थर्ड वाले में, सी वाले में क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, कोई भी 2 डिजिट का ये नेचुरल नंबर है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। तो हमें ऐसे नंबर्स का कलेक्शन लिखना है यहाँ पे जिनकी डिजिट का सम 8 हो। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या ले लें, 1 और 7, मतलब 17 अगर मैंने लिया तो इसके डिजिट्स का सम कितना होगा, 8 होगा। अगर मैं 2 लूँगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 और 6 8। अगर फिर मैं यहाँ पे 3 ले लूँगा तो 3 और 5 8,
फिर मैं ले लूँगा 44, फिर मैं ले लूँगा 53, 53 के बाद ले लूँगा 62, 62 के बाद कौन ले लूँगा 71, 71 के बाद और कोई डिजिट है ऐसी 80। इन डिजिट्स का सम जो है 8 आ रहा होगा, बाकी इसके बाद कोई डिजिट ऐसी नहीं होगी, 2 डिजिट ऐसी नहीं होंगी जिनका सम जो है 8 आ रहा हो। ठीक है, तो वो सारी डिजिट का कलेक्शन जो है हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब क्या कह रहा है डी वाले में कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो ऐसे प्राइम नंबर का सेट बताना है जो 60 को डिवाइड कर सके। तो भाई इसमें एक तो 2 प्राइम नंबर हो सकता है, 3 वाला प्राइम नंबर हो सकता है और 4 हो सकता है। क्या 7 से 60 डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो 7 फिर नहीं हो सकता है ना। बाकी और कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिससे 60 जो है डिवाइड हो जाए, लेकिन 2, 3 और 5 3 ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन 3 के ये 4 पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगले पोर्शन पे आते हैं, जब तक जो है पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट क्या कह रहा है, ई एक ऐसा सेट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में से जो है सेट ऑफ ऑल लेटर्स हमें बनाना है। तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इसमें रिपीटिशन जो होता है वो अलाउ नहीं होता है। कोई एक लेटर अगर एक से ज़्यादा बार यूज़ हुआ है तो उसे हम केवल सिंगल टाइम लिखते हैं। तो सबसे पहले टी आ जाएगा, फिर आर आ गया, फिर आई, जी, ओ, फिर एन, फिर दोबारा ओ आ रहा है तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, एम, फिर इसके बाद ई, टी दोबारा यूज़ हो गया तो इसका यूज़ नहीं करना है, आर भी यूज़ हो चुका है, तो फिर कौन बचेगा आपका वाई। तो ये जो होगा यहाँ पे इस टाइप से हम लिख देंगे, मतलब रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, सेट में जो है नहीं अलाउ करते। सेट के अंदर एलिमेंट्स का रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाएगा चाहे वो कितनी बार यूज़ हो रहा हो। तो सेम बेटर वाले में भी यही हो जाएगा, है ना। तो इसमें एफ के लिए जो कलेक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा एलिमेंट्स का, बी बनेगा, फिर ई आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, ई फिर यूज़ हो चुका है और ये सिर्फ आर बचेगा। तो इस टाइप से जो है हम लोग इसे रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे। रोस्टर फॉर्म में लिखने की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने सब देख ही ली थी कि लेटर्स का रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। दूसरा चीज़ एलिमेंट्स को जो है कॉमा लगा के सेपरेट करके लिखते हैं और ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये कुछ सेट्स दे रखे हैं और इनकी सेट बिल्डर फॉर्म जो है हमें लिखनी है। तो ज़रा इसको देखें, अगर मैं इस वाले पहले वाले पोर्शन को बात करूं तो क्या मैं इसको 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4 क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं? तो यहाँ पे ये सब नेचुरल नंबर थे, ठीक है, और वो भी 3 के मल्टीपल थे और 5 से छोटे थे। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा क्या वो ऐसा लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और यहाँ पे जो n है, यहाँ पे ये जो n है ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और दूसरी चीज़ हम बात कर सकते हैं कि n जो होगा वो लेस देन 5 होगा। 5 से छोटे नेचुरल नंबर होंगे जो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में आपको दे रखे हैं। तो आप इसको जो है ऐसे रिप्रेजेंट लिख कर देंगे, क्योंकि 3 × 1 n की जगह पे 1 आ चुका है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 तक ही तो दे सकते हैं n की वैल्यू, 5 से छोटी देनी है। तो अब जैसे इसके लिए मैं बात करूं तो बेटा पहले इसको हम लोग क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करके देख ले रहे हैं क्या हो सकता है यहाँ। तो देखो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 4 को लिख दूँगा 2 की पावर 2, 8 को लिखूँगा 2 की पावर
3, 16 को लिखूंगा 2 की पावर 4 और फिर 2 की पावर 5। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख देंगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n जो होगा ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और 6 से छोटा होगा। n इज लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर है और 2 की पावर n की फॉर्म में जो है ये लिखा हुआ है। तो इस टाइप से जो है हम लोग इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ही पता चल रहा है नाम से ही कि ये सेट बनाने वाली फॉर्म है। मतलब इसको अगर हम लोग देखें तो इससे हम ये खुद से बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, ये आपको दे रखा है ना, और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो 525, 125, 625 को अगर हम लोग देखें तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 4 तक दे रखे। तो हम इसे लिखेंगे कुछ इस टाइप से कि ये लिख देंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n। भाई 5 की पावर 1 2 3 4 जो जा रहा है वो n है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वेयर n इज नेचुरल नंबर, एंड n जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 4 के इक्वल है। ऐसे करके बोल सकते हैं आप लोग लैंग्वेज की फॉर्म में कि x सच दैट x 5 की पावर n की फॉर्म दे रखी है, वेयर n जो होगा वो आपका नेचुरल नंबर होगा, लेस देन इक्वल्स टू 4 तक बात करेगा। अब इनके लिए अगर बात करूं तो 2, 4, 6 ये सब इवन नंबर आ रहे हैं, तो सीधे सीधे इसके लिए हम लोग लिख देंगे कि x सच दैट x इज ऐसे नहीं, x सच दैट x इज इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 2n या फिर सिर्फ n लिख दे रहे हैं। ठीक है, वेयर n इज इवन इंटीजर या फिर इवन नंबर होगा। ठीक है ना, ऐसे करके हम लोग इसे लिख देंगे। इसमें अगर मैं कलेक्शन की बात करूं तो बेटा ये बनेगा 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ऐसे कलेक्शन कर रहे हैं तो 10 के स्क्वायर तक गाड़ी जा रही है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और यहाँ पे n जो होगा ये आपका नेचुरल नंबर होगा, और लेस देन जो होगा n इज लेस देन इक्वल्स टू 10। 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 10 तक के स्क्वायर सारे दे रखे ना आपको यहाँ पे लास्ट में। तो हम पहले लिखने का जो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका था सेट बिल्डर फॉर्म में, वो हम लोग बात कर रहे थे x सच दैट x इज इक्वल टू समथिंग, वो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर जो है वो 10 या 10 से छोटा है। तो इस टाइप से जो है हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो भाई जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो भी ऑड फॉर्म में उन्हें लिख देंगे। तो 1 हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे डैश डैश करके सारे जो है आते चले जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो नंबर होंगे ये वो ऑड भी होंगे और नेचुरल भी होंगे। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि x सच दैट x जो है इज़ एन इंटीजर, और वो इंटीजर माइनस के 1/2 से लेके 9/2 के बीच में लाई कर रहा है। इंटीजर का मतलब क्या होगा, ऐसे नंबर्स जो डेसिमल की फॉर्म में ना दे रखे हो। तो -1/2 के बाद जो इंटीजर आता है सबसे पहले वो आता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4।
ये जो नंबर्स होंगे, देखो 9/2 का मतलब 4/5 है, तो 4/5 से 4.5 है, 4.5 से छोटा इंटीजर 4 हो सकता है, ठीक है ना। और माइनस का 0.5 से बड़ा इंटीजर जो है 0 हो सकता है। तो 0 से लेके 4 तक के नंबर्स जो होंगे वो यहाँ पे कलेक्शन की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है उसमें सेट सी दे रखा है x सच दैट x इज एन इंटीजर x² लेस देन इक्वल्स टू 4। मतलब ऐसे इंटीजर्स का सेट बताओ जिनका स्क्वायर जो है या तो 4 हो या उससे कम हो, ठीक। तो वो सारे सेट जो होंगे सी के वो बन जाएंगे आपके, देखो -2 -1 0 1 और 2। अब देख लो यहाँ पे, अगर 2 का स्क्वायर करोगे -2 का तो 4 तक जाएगी गाड़ी, फिर -1 4 से कम वाला आ गया 0, फिर +1 और फिर प्लस का 4। तो यहाँ से जो है हमें ये पता चलता चला गया कि ये जो वैल्यूज़ होंगे इन सब के स्क्वायर करेंगे तो या तो 4 आएगा या 4 से कम आएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। तो ये वो सेट हो गए। डी वाले में क्या बोल रहा है कि x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। तो इसका कलेक्शन करना है डी इज इक्वल टू लॉयल का, तो भाई हमें पता है रिपीटेशन नहीं होती है, तो LOY फिर A और दोबारा L लिखने दोबारा L लिखेंगे नहीं क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, तो एक ही बार लिखा जाता है इन चीज़ों को, इसलिए LOY A आ जाएगा। L दोबारा रिपीटेशन में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ई वाले सेट में हम लोग देखेंगे x सच दैट x ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब साल के हमें उन महीनों के नाम लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो अगर ऐसे कलेक्शन के लिए बात करें तो हमें जो है ये पता होना चाहिए, फरवरी हो सकता है ना, फिर आ सकता है आपका अप्रैल, फिर आ सकता है आपका जून, और आ सकता है आपका सितंबर, एक आ सकता है आपका नवंबर। मतलब ये वो मंथ के नेम है जिनमें 31 डेज नहीं होते, ये उन्हीं के नामों का कलेक्शन होगा, ठीक। तो ये हमें याद रखना है। फिर इसके बाद जो है x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स k। तो हमें पता है कि A-E-I-O-U ये हमारे वॉवेल्स होते हैं, और इन्हें छोड़ के जितने भी बचते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट उन सबको हम कॉन्सोनेंट बोल देते हैं। तो कह रहा है के से पहले वाले कॉन्सोनेंट लिखिए, तो हम के तक के सारे एलिमेंट लिख दें पहले, A-B-C-D-E-F-I-J और K। इसमें कॉन्सोनेंट जितने भी हों उन पे गोला कर ले रहा हूँ मैं। तो कॉन्सोनेंट एक तो वॉवेल जो है एक तो ये है, और कौन है ई है, और कौन है आई है, के से पहले वालों में। तो बचे कौन, वो जो कलेक्शन होगा वो ये आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, F लिखेंगे और J लिखेंगे। J से पहले के कॉन्सोनेंट हो गई। अगर मैं सारे लिख देता तो वो उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों आ जाते, ठीक है। इसलिए मैंने वॉवेल वाले जितने भी थे उनको गोला बना के पहले ही सेट कर लिया, निकाल लिया। तो बचा कौन हमारे पास, B C D F और J, के से पहले वाले थे ये सभी। तो ये जो है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आपके पास आ चुका है, ठीक है। इसे भी पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या बोल रहा है वो कि मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट साइड में जो आपको सेट दे रखे हैं वो रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं,
with the same set in the right described in set builder form। तो जो रोस्टर फॉर्म दे रखी है उसी की सेट बिल्डर फॉर्म में राइट साइड में कुछ लिखे हुए हैं, तो उनको जो है मैच करना है। जैसे ये दे रखा है 1 2 3 और 6, ठीक। तो ये क्या हो सकते हैं आपके, अगर इनके लिए गौर से देखा जाए तो हमें पता है कि 1 2 3 4 6 जो है ये सभी नेचुरल नंबर है और 6 के डिवाइज़र हैं, मतलब 6 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो 1 होगा ये सी वाले से मैच करे जाएगा। 2, 3 दोनों क्या है आपके प्राइम नंबर है और 6 को डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये वाला जो है इससे मैच कर जाएगा। ये दोनों मैच कर गए। अगर हम बात करें यहाँ से मैथमेटिक्स, तो ये इससे ज़रूर लाई कर रहा होगा, तो ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट वाला देखें 1 3 5 7 9, तो ये ऑड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपका जो है ये मैच हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हमको ये रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या किया, इनको जो है मैच करा दिया है। और यही आपका एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, ठीक है। थैंक यू।